ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने बताया। ब्लड ग्रुप जो होता है, हमारे जो ब्लड है उसके टाइप क्या है, कितने टाइप का ब्लड ग्रुप हो सकता है, ये हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम 2-3 टर्म समझेंगे। मान लो ये है आरबीसी, ये हमारी आरबीसी है। आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन्स होती है। आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन्स होती है जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। तो आरबीसी के अंदर जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो ये क्या है? प्रोटीन, इसको हम एंटीबॉडी बोल रहे हैं। और आरबीसी के बाहर इस तरह से प्रोटीन्स होती है सरफेस पर। ये प्रोटीन सरफेस पर है, इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं एंटीजन्स। इन दोनों का एंटी होता है, ये दोनों एंटागोनिस्टिक हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एंटीजन्स और एंटीबॉडी, दो तरह की प्रोटीन आरबीसी में हुई। जो प्रोटीन अंदर है उसे एंटीबॉडी कहते हैं, जो प्रोटीन सरफेस पे होती है उसे एंटीजन्स कहते हैं। ओके, अब एंटीजन्स होते हैं एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन ए और बी। मतलब एंटीजन ए हो सकता है, एंटीजन बी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि एक ही आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट हों। तो इस एंटीजन के नाम के बेस पर ही ब्लड ग्रुप के नाम दिए गए। ब्लड ग्रुप किसके बेस पर? एंटीजन के बेस पर। किसी में एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए कहा गया, किसी का एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप बी कहा गया, किसी के अंदर एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो उसे ब्लड ग्रुप ए बी कहा गया, और एंटीजन एब्सेंट है ही नहीं तो उसे ब्लड ग्रुप ओ कहा गया। जब एंटीजन्स नहीं होते हैं तो उसके ब्लड ग्रुप को ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। ओके, अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि अगर एंटीजन्स है तो ब्लड ग्रुप का नाम हो गया, और उस ब्लड ग्रुप के अंदर हम बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीबॉडी होता है बी। ए का उल्टा कर दिया हमने बी। बी के अंदर होता है ए, स्मॉल में लिखते हैं एंटीबॉडी को। ए बी में दोनों एंटीजन्स हैं तो इस जगह पर एंटीबॉडी नहीं होती, एब्सेंट होती है एंटीबॉडी। और ओ में एंटीजन्स नहीं होते तो उसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती है। तो किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन्स होगा और उसके अंदर कौन सा एंटीबॉडी होगा, ये हमको पता चल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप जो हमें दिया हुआ है, कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है, कौन किसका ब्लड ले सकता है, ये हमको समझना। ब्लड ग्रुप में हमने डोनर लिखा, कौन अपना ब्लड दे रहा है। तो मान लो ब्लड देने वाला ए है, बी है, ए बी वाला है और ओ ब्लड ग्रुप वाला है। ऐसे रिसेप्टर लिख लो, ए बी और ओ। ए ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है ए को, और बी दिया जा सकता है बी को, और ए बी ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है ए बी को, और ओ ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है ओ को। इस तरह से जिसका ब्लड ग्रुप है उसको तो दिया ही जा सकता है, पहला पॉइंट। लेकिन ओ जो ब्लड ग्रुप है वो है आपका यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर, ये यूनिवर्सल डोनर है, मतलब ओ सबको दे सकता है ब्लड ग्रुप। ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ ब्लड ग्रुप
यूनिवर्सल डोनर होता है, और जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर। ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है, ये सबका ब्लड ले सकता है। तो देखो ओ का तो ले ही रहा है, ए बी का तो ले ही रहा है, ये बी का भी ले सकता है और ये ए का भी ले सकता है। सीधा पॉइंट, ए बी सबसे ब्लड ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है, बाकी के सब अपने व्यक्ति को ही देते हैं। ए को तो बी को देगा, इस तरह से। तो ये हो गया सिस्टम। अब बात आती है कि अगर हम किसी व्यक्ति को गलत ब्लड दे दें, एक ब्लड दे दें बी को, तो वो मर जाता है, क्यों? इसका हमको समझना है कंसेप्ट, कि कंसेप्ट क्या है। किसी व्यक्ति ने जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसने दूसरे व्यक्ति रिसेप्टर को जिसका ब्लड ग्रुप ए है ब्लड दिया, ए ने ब्लड दिया ए को, तो ये लिविंग रहता है। तो हमको समझना ये है कि कैसे सिस्टम चलता है इसका। तो देखो, जो ब्लड ग्रुप ले रहा है, रिसेप्टर जो होता है उसका एंटीजन शो कर लो, तो हम कहेंगे इसका एंटीजेंस होगा ए, इसका एंटीजेंस होगा ए। तो जो ब्लड ले रहा है, ब्लड लेने वाले को बोलते हैं रिसेप्टर। तो ब्लड रिसेप्टर जो होता है उसका आपको एंटीजेंस देखना है। एंटीजन देखो, तो हमने एंटीजन देख लिया। और जो ब्लड डोनेट कर रहा है, जो ब्लड को डोनेट कर रहा है, उसका एंटीबॉडी, इसका एंटीबॉडी होता है बी, एंटीबॉडी देखो, एंटीबॉडी देखना, ये बी एंटीबॉडी है और ये ए, बी और ये ए एक जैसे नहीं है। डोनर का एंटीबॉडी बी है और रिसेप्टर का एंटीजन सी है, दोनों कैसे हैं? डिफरेंट। अगर ये दोनों ही डिफरेंट हैं तो रिसेप्टर लिविंग फॉर्म में रहेगा, इसकी डेथ नहीं होगी, ब्लड दिया जा सकता है। बी एंटीबॉडी वाला ब्लड रिसेप्टर ए को दिया जा सकता है। ये तो हो गया लिविंग पर्सन की बात। अगर डिफरेंट ब्लड हम दें, मान लो मैंने इस जगह पर कर दिया बी डोनर, तो लेने वाले का तो एंटीजन ही देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर मैं जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसका देखूंगा एंटीबॉडी, इसका एंटीबॉडी ए देखा, तो यहाँ एंटीबॉडी ए है। अब ये भी ए है और ये भी है, तो कैसे हो गया? सेम, दोनों ही सेम हो गए। अगर दोनों सेम हो गए तो रिसेप्टर मर जाएगा, डेथ हो जाएगी इसकी। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअल में जो रिसेप्टर वाला ब्लड है, रिसेप्टर का जो ब्लड है वो है ए, तो मान लो ये ब्लड ए है, ये ब्लड ए के एंटीजेंस हैं, और जो ब्लड दे रहा है उसका एंटीबॉडी भी ए है, वो इससे जाके चिपक जाता है। अगर सेम होगा तो ये से जाके चिपक जाएगा और पूरे ब्लड का कोगुलेशन कर देगा, ब्लड का कोगुलेशन, ब्लड को जमा देगा। जब बॉडी में ब्लड जम जाएगा तो रिसेप्टर की डेथ हो जाएगी। तो एंटीजेंस लेने वाले का और एंटीबॉडी देने वाले का सेम अगर है तो रिसेप्टर की डेथ हो जाएगी। RH फैक्टर और एंटीजन डी क्या है? सबसे पहले एक मंकी के अंदर, मंकी था आपका रेसियस मंकी,
इस मंकी के अंदर ब्लड में एक एंटीजन डी, जिसको हम RH इसके नाम के बेस पर RH फैक्टर कहते हैं, ये हमने देखा। कार्ल लैंडस्टीनर ने रेसियस मंकी के ब्लड में एक नया एंटीजन डी RH फैक्टर देखा और उसने कहा कि जिस ब्लड ग्रुप में, जिस ब्लड के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट होगा उसे पॉजिटिव ब्लड कहेंगे, और जिस ब्लड के अंदर RH फैक्टर एब्सेंट होगा उसे नेगेटिव ब्लड का मानेंगे। अब ब्लड ग्रुप के टाइप हो गए A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव। तो अब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड हो गया। जिनमें RH फैक्टर एंटीजन डी होता है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहलाएंगे, और जिनमें नहीं होता है वो नेगेटिव ब्लड के कहलाएंगे। अब इसका क्या असर होगा, ये हमारे अंदर भी होता है, तो क्या असर होगा हमारे अंदर वो हमको समझना है। RH फैक्टर का क्या रोल है वो समझते हैं। हमने A पॉजिटिव का ब्लड किसी A नेगेटिव को दिया। पहला पॉइंट जो यहाँ मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ वो प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी, रिसेप्टर नेगेटिव ब्लड का हो और डोनर पॉजिटिव का हो, तब ये प्रॉब्लम होगी। बाकी किसी केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब डोनर A पॉजिटिव ब्लड दे, मतलब कोई भी पॉजिटिव ब्लड A हो B नेगेटिव हो, अपने व्यक्ति को दे रहा है, A दे रहा है A को, B दे रहा है B को, इस तरह से। तो कोई पॉजिटिव ब्लड अगर किसी नेगेटिव ब्लड के पर्सन को देगा तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और किसी को नहीं होगी। होता क्या है वो समझो। जो रिसेप्टर है उसकी बॉडी में, ये हमने उसकी बॉडी मान ली, इस रिसेप्टर का ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, मतलब इसके अंदर, इस पर्सन के अंदर एंटीजन डी एब्सेंट है। अब इसमें ब्लड की कमी हो गई है और किसी दूसरे व्यक्ति ने अपना A पॉजिटिव ब्लड मतलब इसके अंदर एंटीजन डी प्रेजेंट है, इसने अपना ब्लड इसको दे दिया, तो A ब्लड वाला ब्लड A को मिल गया, तो ब्लड की तो कमी इसकी पूरी हो गई। लेकिन इसके अंदर एंटीजन डी आ गए, ये एंटीजन डी आ गए, हमने ये ब्लड दिया फर्स्ट टाइम, ओके। तो जब इसके अंदर एंटीजन डी आ गए, लेकिन इसको ब्लड मिल गया, इसको ब्लड मिल गया और इसके अंदर आ गया एंटीजन डी, तो ये व्यक्ति फर्स्ट टाइम पूरी तरह से हेल्थी रहेगा, इसको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन लगभग 1 महीने बाद, 1 मंथ के बाद, यह व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, उसके 1 महीने बाद इस एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी के अंदर, इस रिसेप्टर की बॉडी के अंदर इस एंटीजन डी के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी, इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बन गई और इन एंटीबॉडी ने इन एंटीजन्स डी को खत्म कर दिया। एंटीजन डी हमारा पार्ट नहीं था, इसकी बॉडी का पार्ट नहीं था, इसलिए वो खत्म कर दिए और ये एंटीबॉडी इसके अंदर मेंटेन रही। अब इस व्यक्ति को अगर दोबारा से ब्लड दिया जाए, मान लो ये व्यक्ति दोबारा बीमार हुआ, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर अब एंटीजन डी के अगेंस्ट बने हुए एंटीबॉडी बैठे हुए हैं,
ये एंटीबॉडी बैठे हुए हैं। जब कोई सेकंड टाइम्स ए पॉजिटिव ब्लड जिसके अंदर एंटीजन डी है वो इसको देगा, तो यहां एंटीजन डी आएंगे और ये एंटीबॉडी इस डी को मारेंगे, तो एंटीजन डी से चिपक जाएंगे एंटीबॉडी और इसके ब्लड को कोगुलेट कर देंगे। इसके ब्लड को कोगुलेट कर देंगे, तो उसके व्यक्ति ये जो रिसेप्टर है उसे ब्लड तो मिला लेकिन वो कोगुलेट हो गया। ब्लड तो मिला लेकिन ये कोगुलेट हो गया, तो इस वाले व्यक्ति की सेकंड टाइम डेथ हो जाएगी। सेकंड टाइम इसकी डेथ हो जाती है इस RH फैक्टर एंटीजन डी की वजह से। ओके, अब इसी बात को मैं एक और एग्जाम्पल में समझाता हूं। अब यहां चेक करते हैं, मान लो ये है मदर यूटेरस, ये है मदर यूटेरस और इससे इस तरह से बिलाई के थ्रू एक ट्यूब है ये, और इस जगह पर एक चाइल्ड जुड़ा हुआ है। ये एम्ब्रो कंडीशन की बात हो रही है। ओके, तो जो मदर का ब्लड है वो कांटेक्ट में होगा चाइल्ड के। ओके, मान लो मदर का ब्लड ग्रुप मैंने माना नेगेटिव, मदर का ब्लड ग्रुप हमने मान लिया ए नेगेटिव, मान लो। अब बच्चे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो सकता है अगर फादर के बेस पर, अगर ये नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव हुआ तो प्रॉब्लम क्या होगी? जब बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव, तो इसके अंदर एंटीजन डी बने होंगे फर्स्ट टाइम, और ये ट्यूब है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू मदर से खाना न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है। यहां से मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन बच्चे को मिलेगा, लेकिन इसी प्लेसेंटा के थ्रू ये एंटीजन डी इसके ब्लड में आ गए। तो बच्चे का जब जन्म होता है, पहला बच्चा है ये, तो इसके एंटीजन डी बच्चे के जन्म के टाइम में ये बिलाई यहां से टूटेगी और ये एंटीजन डी मदर के ब्लड में आ जाते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम पहला बच्चा यहां जन्म लेगा, फर्स्ट चाइल्ड, तो वो पूरी तरह से हेल्थी होगा, कोई परेशानी, स्वस्थ बच्चा है, पहले बच्चे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अब 1 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद मदर के यूटेरस में, ये मदर का यूटेरस है, इसके अंदर एंटीजन डी आ चुके हैं। इन एंटीजन डी के अगेंस्ट मदर की बॉडी में बनेंगे एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी इन एंटीजन्स डी को खत्म कर देंगे। अब मदर की बॉडी में एंटीबॉडी बन चुकी है, ठीक है। अब अगर सेकंड चाइल्ड आता है कभी, ये सेकंड चाइल्ड माना और ये भी पॉजिटिव ब्लड का है, तो उसके अंदर एंटीजन डी होंगे, तो ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा से होते हुए इस बच्चे के अंदर आ जाएंगी, और ये एंटीबॉडी इस जगह पे अगर आई तो ये बच्चे के एंटीजेंस को खत्म करेंगी, मतलब बच्चे के ब्लड को कोगुलेट कर देंगी। तो यहां ब्लड का कोगुलेशन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आरबीसी डैमेज हो गई,
और सेकंड बच्चे की डेथ हो गई, सेकंड बच्चे की डेथ होने के चांस बढ़ गए। इस बीमारी को, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। इरेथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्ट हो जाती है, फिटेलिस मतलब बच्चे की। तो इस बीमारी को हमने नाम दिया, इस कंडीशन को नाम दिया इरेथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। क्या इस सेकंड चाइल्ड को बचाया जा सकता है? तो सेकंड चाइल्ड के होने से पहले डॉक्टर के द्वारा मदर के ब्लड में जो एंटीबॉडी बने हैं, एक इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन को वो मदर के लगाएगा और मदर के लगाने पर इस एंटीबॉडी को खत्म कर देगा। जब ये एंटीबॉडी नहीं होगी तो ये ब्लड मतलब ये जो ब्लड है बच्चे का, सेकंड बच्चे का, वो कोगुलेट नहीं होगा और सेकंड बच्चा भी हेल्थी हो सकता है। ये आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सेकंड बच्चे को भी हम बचाए जाते हैं। ब्लड और लिम्फ का डिफरेंस समझते हैं हम। पहला पॉइंट, ब्लड रेड कलर का होता है। ब्लड का कलर रेड होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लिम्फ का कलर येलो होता है, ये येलो कलर का होता है, इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। लिम्फ में हीमोग्लोबिन नहीं होगा। ब्लड में आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है, लिम्फ में आरबीसी की संख्या बहुत ही कम होती है। ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा होती है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है और लिम्फ में डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा होती है। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा है लिम्फ के अंदर और ब्लड में डब्ल्यूबीसी होते हैं लेकिन वो कम होते हैं। दूसरा पॉइंट, ब्लड का फ्लो फास्ट होता है और ये हार्ट से बॉडी में और बॉडी से वापस हार्ट में आ सकता है। जो ब्लड होता है वो हार्ट से बॉडी में और बॉडी से हार्ट में आ सकता है। लिम्फ का फ्लो स्लो होता है, हार्ट से ये बॉडी की तरफ कभी फ्लो नहीं करता, ये बॉडी से हार्ट की तरफ आ सकता है। लिम्फ का फ्लो हमेशा बॉडी से हार्ट की तरफ होता है, ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, डब्ल्यूबीसी कम, तो डब्ल्यूबीसी के अंदर होते हैं लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट यहां कम होते हैं और इस जगह पर लिम्फोसाइट ज्यादा होते हैं। मतलब इस जगह पर एंटीबॉडी ज्यादा बनती है लिम्फ में और ब्लड में एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, बनती ही नहीं है। ये ब्लड और लिम्फ का डिफरेंस है। इसमें एक बात और समझनी है, लिम्फ बनता है लिम्फ नोड्स के अंदर। लिम्फ नोड के अंदर लिम्फ का फॉर्मेशन होता है, तो लिम्फ का फॉर्मेशन लिम्फ नोड के अंदर होता है, जबकि ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होता है। तो लिम्फ का फॉर्मेशन लिम्फ नोड के अंदर होता है। अब ध्यान सुनना, ये है लिम्फ नोड, इनको हमने नाम दे दिया लिम्फ नोड। यहां से कुछ पाइप निकले हुए हैं, इनको मैंने नाम दे दिया लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल। तो जो लिम्फ नोड होता है उसके अंदर बनता है लिम्फ और यहां से लिम्फेटिक वेसल से ये लिम्फ बॉडी से हार्ट की तरफ फ्लो करता है। तो लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल, इन सबके सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं।
इन सबको मिला दें तो ये कहलाएगा लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, होता क्या है वो समझो। ये है मान लो आर्टरी, और ये है आपका, बंद कर दे, ये बंद कर दे, ये है आपका, उसे कर दे यार वाइब्रेशन पे, फिर भेजेगा। ये है आपका लिम्फ नोड। लिम्फ नोड, यहां से लिम्फ ब्लड वेसल के द्वारा इस जगह पर इकट्ठा हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स में। ये बीच में मीडियम है लिक्विड का, साइटोप्लाज्म का, तो ये लिक्विड हो गया साइटोप्लाज्म का, प्लाज्मा का, साइटोप्लाज्म कर लो। यहां से लिम्फ साइटोप्लाज्म आएंगे, वहां से जरूरत पड़ने पर आर्टरी में आ जाते हैं। तो इस तरह से लिम्फ का फ्लो चलता है। क्योंकि लिम्फ के यहां क्यों आया, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और WBC ज्यादा है। तो जब हमें बड़ा इन्फेक्शन होगा और हमारे ब्लड में उन बैक्टीरियाओं को मारने के लिए WBC की जरूरत ज्यादा होगी, लिम्फोसाइट की जरूरत ज्यादा होगी, एंटीबॉडी की जरूरत ज्यादा होगी, तो लिम्फ नोड अपना लिम्फ उस कंडीशन में ब्लड को दे देता है।